फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों तक अपने डिस्कशन को पूरा कर लिया था और इस क्लास से हम टाइप्स ऑफ रिट यानी कि रिट के प्रकार के साथ अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली रिट है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। सो आइए यह जानने की कोशिश करते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस का मीनिंग क्या होता है। सो फ्रेंड्स, हैबियस कॉर्पस का मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी, यानी कि निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। सो हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण का मीनिंग क्या होता है? टू हैव द बॉडी, यानी कि निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। सो इस बात का क्या मतलब होता है? सो आइए इस बात को हम आगे डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब सवाल ये उठता है कि व्हेन इज दिस रिट इश्यूड बाय द कोर्ट, यानी कि न्यायालय द्वारा इस रिट को कब जारी किया जाता है। सो इसका आंसर है कि व्हेन एन इंडिविजुअल इज डिटेन्ड विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन और इज मिसिंग, देन द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज इश्यूड बाय द कोर्ट आस्किंग फॉर द पर्सन टू बी बॉट बिफोर द कोर्ट। यानी कि जब किसी व्यक्ति को बिना किसी कानूनी औचित्य के हिरासत में लिया जाता है या वह व्यक्ति लापता हो जाता है तो अदालत द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जाती है, जिसमें उस व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करने के लिए कहा जाता है। अब इस बात का क्या मतलब है? सो आइए समझते हैं। सो मान के चलिए फ्रेंड्स कि यदि किसी व्यक्ति को पुलिस गैर कानूनी तरीके से यानी कि इलीगली अरेस्ट कर लेती है, यानी कि गिरफ्तार कर लेती है, या फिर किसी व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति किडनैप कर लेता है यानी कि उसका अपहरण कर लेता है, तो ऐसी अवस्था में सर्वोच्च न्यायालय हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को इशू करेगा और वो पुलिस को आदेश देगा कि निरुद्ध व्यक्ति को यानी कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है या जिस व्यक्ति का अपहरण किया गया है उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं ताकि आप इसको और आसानी से समझ सकें। मान के चलिए फ्रेंड्स कि एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है पप्पू। अब ये जो पप्पू नाम का व्यक्ति है, मान के चलिए कि वो अपने घर पे आराम से बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है और टीवी देखते हुए वो पॉपकॉर्न्स खा रहा है। अब एकदम से उसके दरवाजे की घंटी बजती है और जब वो दरवाजे को खोल के जाता है तो देखता है कि पुलिस वाले घर के बाहर खड़े हुए हैं। सो पुलिस वाले पप्पू से कहते हैं कि हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। सो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको अनुच्छेद 22 में पढ़ाया था कि अब पप्पू क्या करेगा। सो पप्पू के पास कुछ अधिकार हैं, सो अब पप्पू उन अधिकारों का प्रयोग करेगा और पप्पू सबसे पहले ये पूछेगा कि आप मुझे किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं, व्हाट इज द ग्राउंड ऑफ माई अरेस्ट। सो अब पुलिस वाले कहेंगे कि हम आपको ये नहीं बताएंगे। पुलिस वाले पप्पू को उसकी गिरफ्तारी का आधार बताने से मना कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि पप्पू कहता है कि क्या आपके पास कोई सबूत है, तो पुलिस वालों के पास कोई सबूत भी नहीं होता है, तो वो इसको बताने से भी पप्पू को इनकार कर देते हैं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सो अब पप्पू कहता है कि तो अब आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 22 मुझे अधिकार देता है कि जब पुलिस मुझे गिरफ्तार करे तो उस वक्त पुलिस को मुझे गिरफ्तारी का आधार बताना होगा और इसके अलावा पुलिस के पास कुछ सबूत भी होना चाहिए। पुलिस सिर्फ शक के आधार पर मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो पुलिस वाले उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तो वो कहता है कि मुझे कम से कम अपने फैमिली मेंबर्स को तो बताने दीजिए, तो वो उसको फैमिली मेंबर्स को भी नहीं बताने देते हैं और जबरदस्ती बलपूर्वक पप्पू को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। ये है पहली कंडीशन। अब एक दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मान के चलिए बिल्कुल इसी प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति ने, किसी गुंडे ने, किसी क्रिमिनल ने या किसी दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, पप्पू का अपहरण कर लिया। सो अब हमारे सामने दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि जिसमें पुलिस ने गैरकानूनी तरीके से पप्पू को गिरफ्तार किया है। गैरकानूनी तरीके का मतलब आप समझ गए होंगे। और उसके बाद दूसरे कंडीशन में क्या हुआ है कि किसी और व्यक्ति ने पप्पू का अपहरण कर लिया है। अब दोनों ही कंडीशन में फ्रेंड्स एक चीज कॉमन है और वो कॉमन चीज क्या है कि पप्पू अब घर से गायब हो जाएगा। सो अब जो पप्पू के माता पिता हैं उनको तो नहीं पता है पप्पू कहाँ गया।
अब इसमें भी 2 कंडीशन हो सकती हैं। मान के चलिए पप्पू के माता पिता को पता ही नहीं है कि पप्पू कहाँ गया, बस उनको इतना पता है कि पप्पू गायब हो चुका है। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि किसी पड़ोसी ने ऐसा करते हुए देखा और पड़ोसी ने बता दिया या किसी और व्यक्ति ने बता दिया माता पिता को कि पप्पू को या तो पुलिस ने गिरफ्तार किया है या फिर किसी व्यक्ति ने पप्पू का अपहरण किया है। सो अब चूंकि माता पिता को पता चल चुका है कि पप्पू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो भी गैर कानूनी तरीके से। उसके अलावा पप्पू का या फिर किसी, या दूसरी कंडीशन क्या थी कि पप्पू का किसी और व्यक्ति ने अपहरण कर लिया है। सो अब पुलिस वालों ने जब पप्पू को गिरफ्तार किया उसके बाद उन्होंने पप्पू को न्यायाधीश के सामने भी पेश नहीं किया, यानी कि जो पप्पू की गिरफ्तारी की गई थी वो पूर्णतः गैर कानूनी थी, वो पूरी तरह से इल्लीगल थी। अब फ्रेंड्स, पप्पू के माता पिता क्या करेंगे? अब वो जानते हैं कि पुलिस के पास जाने का तो कोई मतलब है नहीं, क्यों? क्योंकि पुलिस ही ने पप्पू को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया है। तो अब पप्पू के माता पिता क्या करेंगे? वो सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे और वो सर्वोच्च न्यायालय में जाके बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस के तहत आवेदन प्रस्तुत करेंगे, यानी कि वो एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय में पुलिस के खिलाफ केस दर्ज करेंगे। अब जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय को पता चलेगा कि पुलिस ने ऐसा काम किया है, तो अब सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? सर्वोच्च न्यायालय सबसे पहले तो मामले की जांच करेगा कि क्या वास्तव में पुलिस ने ऐसा किया है, और यदि सर्वोच्च न्यायालय को पता चलता है कि वास्तव में पुलिस ने पप्पू को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया हुआ है, तो अब सर्वोच्च न्यायालय हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को जारी करेगा। और इस रिट को जारी करके सर्वोच्च न्यायालय पुलिस को आदेश देगा कि पप्पू को, निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। यानी कि इस समय निरुद्ध व्यक्ति कौन है? पप्पू है। सो पप्पू को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। सो डेफिनेटली पुलिस को अब न्यायालय का आदेश मानना पड़ेगा। सो पुलिस क्या करेगी? पप्पू को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी और न्यायालय पप्पू को बाइज्जत बरी कर देगा। सो इस प्रकार से पप्पू की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता बच जाएगी, यानी कि पप्पू को उसका अनुच्छेद 21 वापस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 21 में हमारे पास किस चीज़ की स्वतंत्रता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। और पुलिस ने जब पप्पू को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया था, तो पुलिस ने पप्पू को उसकी दैहिक स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल लिबर्टी से वंचित कर दिया था। तो अब चूंकि पप्पू को कोर्ट ने छोड़ दिया, तो अब पप्पू को उसकी दैहिक स्वतंत्रता वापस मिल गई, यानी कि उसका जो मौलिक अधिकार था वो उसे वापस प्राप्त हो गया। सो ये मतलब है हैबियस कॉर्पस का। और यदि दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी कि किसी और व्यक्ति ने पप्पू का अपहरण कर लिया है, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें अब सर्वोच्च न्यायालय पुलिस को आदेश देगा कि आप पप्पू को ढूंढ के हमारे सामने प्रस्तुत करें, यानी कि जिस व्यक्ति का अपहरण हुआ है, जो निरुद्ध व्यक्ति है, उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। सो अब चूंकि इस दूसरी कंडीशन में पप्पू पुलिस के पास भी नहीं है, सो अब पुलिस छानबीन करेगी, अपराधियों को पकड़ेगी, और जब पुलिस अपराधियों को और पुलिस को पकड़ लेगी, तो पुलिस क्या करेगी? पप्पू को न्यायालय के समक्ष पेश करेगी और न्यायालय पप्पू को आज़ाद कर देगा। सो ये मतलब होता है हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण का। सो हैबियस कॉर्पस को यदि हम शॉर्ट में समराइज करना चाहें, सो हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण में सर्वोच्च न्यायालय ये आदेश देता है कि जिस व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है या उसका अपहरण किया गया है या फिर उसको बंदी बनाया गया है, उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ये अर्थ होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का। अब फ्रेंड्स, दिस रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट स्टेट फंक्शनरीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। सो क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब हुआ कि इस रिट को किस किस के खिलाफ इशू किया जा सकता है, इस रिट को किस के खिलाफ जारी किया जा सकता है। सबसे पहले तो इस रिट को लोक प्राधिकारियों के खिलाफ जारी किया जा सकता है, जैसे कि पुलिस क्या है? पुलिस भी एक लोक प्राधिकारी है। पुलिस अफसर क्या है? वो भी एक लोक प्राधिकारी है। पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी इस रिट को जारी किया जा सकता है, जैसे कि हमारे पप्पू वाले उदाहरण में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस के खिलाफ रिट को जारी किया था। और बिल्कुल उसी प्रकार इस रिट को निजी व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है, जैसे कि जो मैंने आपको दूसरी कंडीशन बताई थी, उसमें क्या था कि पप्पू को किसी और व्यक्ति ने किडनैप कर लिया था, यानी कि उसका अपहरण कर लिया था। चूंकि पप्पू को किसी और व्यक्ति ने निरुद्ध किया है, उसका किसी और व्यक्ति ने अपहरण किया है, तो अब सर्वोच्च न्यायालय उस व्यक्ति के खिलाफ हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करेगा, जिसने वास्तव में पप्पू को निरुद्ध किया था। यानी कि जो हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है, वो लोक प्राधिकारी और निजी व्यक्ति एवं निजी संगठनों दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है।
अब फ्रेंड्स सवाल उठता है कि हु कैन फाइल दिस रिट इन द कोर्ट, यानी कि इस रिट के लिए कौन आवेदन कर सकता है, इस रिट के लिए न्यायालय में कौन आवेदन कर सकता है। सो इसका आंसर है कि दिस रिट कैन बी फाइल्ड बिफोर कोर्ट बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट नेसेसरली ओनली बाय द एग्रीव्ड, यानी कि इस रिट के लिए निरुद्ध व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी आवेदन पत्र दे सकता है। सो इस बात का क्या मतलब है? सो फ्रेंड्स सामान्यतः क्या होता है, यानी कि जर्नली क्या प्रैक्टिस है कि यदि किसी व्यक्ति के किसी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो उस व्यक्ति को स्वयं जाकर न्यायालय में आवेदन देना होता है। लेकिन हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट के लिए उस व्यक्ति के, यानी कि जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, जो निरुद्ध व्यक्ति है, यानी कि जिस व्यक्ति का अपहरण या जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति स्वयं जाकर आवेदन दे। उस व्यक्ति के बिहाफ में, यानी कि उस व्यक्ति की तरफ से कोई और व्यक्ति जाकर भी न्यायालय में आवेदन दे सकता है। जैसे कि हमारे इस उदाहरण में पप्पू ने स्वयं जाकर न्यायालय में रिट नहीं दी थी, पप्पू के माता पिता ने जाकर पप्पू की तरफ से न्यायालय में रिट के लिए आवेदन दिया था। Thus the principle of locus standi does not apply here. So इस बात का ये मतलब है कि लोकस स्टैंडी का सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता है। So friends, अब सवाल ये उठता है कि ये लोकस स्टैंडी होता क्या है? What is the principle? What is the meaning of the principle of locus standi? लोकस स्टैंडी का सिद्धांत क्या होता है या इसका क्या मतलब होता है? सो फ्रेंड्स, चूंकि ये जो लोकस स्टैंडी शब्द है ये ना तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और ना ही ये हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए लोकस स्टैंडी को मैंने इंग्लिश में भी लोकस स्टैंडी लिखा है और हिंदी में लोकस स्टैंडी लिखा है। और जहाँ तक मुझे पता है इसे हिंदी में भी लोकस स्टैंडी कहते हैं। और यदि किसी छात्र को पता चले कि इस शब्द का कोई और हिंदी रूपांतर है, यानी कि इस शब्द का कोई और हिंदी मीनिंग है, तो वो कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि बाकी के छात्रों को भी इसके बारे में पता चल सके। ओके, वैसे लोकस स्टैंडी अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषा को शब्द नहीं है, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लोकस स्टैंडी लिखा है। एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है। सो आइए देखते हैं क्या है लोकस स्टैंडी। सो प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडी इज द राइट ऑफ अ पर्सन टू गो टू कोर्ट एंड गेट हिज राइट्स इम्प्लीमेंटेड, यानी कि लोकस स्टैंडी का सिद्धांत एक व्यक्ति को अदालत में जाकर अपने अधिकारों को लागू कराने का अधिकार प्रदान करता है। अब क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि मान के चलिए यदि किसी व्यक्ति के किसी मौलिक अधिकार का या किसी और अधिकार का हनन हुआ है, तो अब उस व्यक्ति को लोकस स्टैंडी के तहत इस अधिकार प्राप्त है कि वो व्यक्ति स्वयं जाए न्यायालय में और वो स्वयं जाकर अपने मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाकर आवेदन करे। लोकस स्टैंडी का मतलब होता है कि व्यक्ति को स्वयं जाना होगा न्यायालय और उसे स्वयं जाकर आवेदन देना होगा। ये मतलब है लोकस स्टैंडी का। जैसे कि यदि मैं आपको एक उदाहरण दूं, तो मान के चलिए यदि कोई व्यक्ति आपके साथ छुआछूत करता है। अब हम जानते हैं कि अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 के तहत एक अपराध है, और यदि कोई व्यक्ति आपके साथ छुआछूत करता है तो ये आपके अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है, ये आपके मौलिक अधिकार का हनन है। अब आपको ये अधिकार प्राप्त है कि आप स्वयं सर्वोच्च न्यायालय जाएं और सर्वोच्च न्यायालय जाकर आप आवेदन दर्ज करें और सर्वोच्च न्यायालय उस व्यक्ति को दंडित करेगा जिस व्यक्ति ने आपके साथ छुआछूत वाला व्यवहार किया है। तो लोकस स्टैंडी का क्या मतलब है कि जिस व्यक्ति के अधिकार का हनन हुआ है उस व्यक्ति को स्वयं न्यायालय जाना होगा। अब फ्रेंड्स, सवाल ये उठता है कि व्हाई डज द लोकस स्टैंडी डज नॉट अप्लाई हियर? व्हाई डज लोकस स्टैंडी नॉट अप्लाई हियर? यानी कि लोकस स्टैंडी यहाँ लागू क्यों नहीं होता है? ओके, सामान्यतः हर जगह लोकस स्टैंडी लागू होता है, यानी कि जिस व्यक्ति के अधिकार का हनन हुआ है उस व्यक्ति को स्वयं न्यायालय जाना होगा। लेकिन हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में क्यों इस सिद्धांत को लागू नहीं किया जाता? फ्रेंड्स, हियर सिंस द पर्सन इज बिहाइंड द बार्स और मिसिंग, ही हिमसेल्फ कैन नॉट गो टू कोर्ट एंड दस लोकस स्टैंडी डज नॉट अप्लाई हियर। यानी कि यहाँ चूंकि व्यक्ति सलाखों के पीछे है या लापता है, इसलिए वह खुद अदालत में नहीं जा सकता और इसलिए यहाँ लोकस स्टैंडी लागू नहीं होता है। क्या मतलब है इस बात का? जैसे इस बात का ये मतलब है
कि जो प्रभावित व्यक्ति है, जो निरुद्ध व्यक्ति है, या तो उसको पुलिस ने गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया है यानी कि वो सलाखों के पीछे है, या फिर उसका किसी व्यक्ति ने अपहरण कर लिया है, या फिर वो लापता है। यानी कि जो व्यक्ति है वो आज़ाद नहीं है, किसी ने उसकी आज़ादी का हनन कर लिया है, या तो पुलिस ने उसे जबरदस्ती गिरफ्तार करके रखा हुआ है या किसी और व्यक्ति ने उसका अपहरण करके रखा हुआ है। यानी कि व्यक्ति स्वयं न्यायालय जाने के लिए आज़ाद नहीं है, व्यक्ति स्वयं चलकर न्यायालय नहीं जा सकता। जैसे कि जो मैंने आपको पप्पू वाला उदाहरण दिया था, उसमें पप्पू को पहली कंडीशन में पुलिस ने गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया था और दूसरी अवस्था में किसी और व्यक्ति ने पप्पू को अपहरण कर लिया था। तो दोनों ही कंडीशंस में पप्पू स्वयं चलकर न्यायालय नहीं जा सकता था। तो अब पप्पू को न्याय कैसे मिलेगा? तो इसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि व्यक्ति को स्वयं चलकर न्यायालय ना जाना पड़े, व्यक्ति की तरफ से कोई और व्यक्ति, कोई और संस्था सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करा सके। जैसे कि पप्पू के केस में उसके माता पिता ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कराया था। फ्रेंड्स, अब हम अपनी अगली रिट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो उसके बाद आती है मैंडामस यानी कि परमादेश। सो क्या होता है परमादेश, देखते हैं हम। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिट? सो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इस रिट का अर्थ क्या है। सो इस रिट का जो लिटरल मीनिंग है वो होता है वी गिव द कमांड, यानी कि इस रिट का जो शाब्दिक अर्थ है, जो इन शब्दों का अर्थ है, वो है कि हम आदेश देते हैं। सो अब इस बात का क्या अर्थ है? सो इस बात का अर्थ है कि दिस रिट इज इशूड इन द नेचर ऑफ कमांड बाय जुडिशरी अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटी और अ पर्सन होल्डिंग पब्लिक ऑफिस। यानी कि यह रिट न्यायपालिका द्वारा सार्वजनिक प्राधिकारी या सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आदेश के रूप में जारी की जाती है। सो इस बात का क्या मतलब है? सो इस बात का ये मतलब है कि किसी व्यक्ति ने यदि सार्वजनिक पद को धारण किया हुआ है, यानी कि आसान भाषा में यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर है, किसी सरकारी नौकरी पर है, सो उस व्यक्ति के खिलाफ इस रिट को जारी किया जाता है और न्यायालय उस व्यक्ति के खिलाफ इस रिट को जारी करके उस व्यक्ति को एक विशेष आदेश देता है। तो इसीलिए इस रिट का मतलब है हम आदेश देते हैं। ओके, सो कोई व्यक्ति जो किसी सरकारी पद पर है, उस व्यक्ति को परमादेश को इशू करके, परमादेश को जारी करके उस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है। अब फ्रेंड्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इशूइंग मैंडामस, यानी कि परम आदेश को जारी करने का उद्देश्य क्या होता है? सो द पर्पस ऑफ मैंडामस इज टू कमांड अ पब्लिक अथॉरिटी और ऑफिसर टू डू और नॉट डू सर्टेन एक्ट्स इन द नेचर ऑफ पब्लिक ड्यूटी। यानी कि परमादेश उच्चतम न्यायालय का एक आदेश है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या लोक प्राधिकारी, जिसके अंतर्गत सरकार और निगम भी शामिल हैं, को उनके विधिक या लोक कर्तव्य या किसी संविधि के अधीन आरोपित कर्तव्य को कराने का आदेश दिया जाता है या उन कर्तव्यों को अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है। सो क्या मतलब हुआ इस बात का? सो इस बात का ये मतलब हुआ कि मान के चलिए एक सरकारी पद है और उस सरकारी पद पर कोई व्यक्ति है, यानी कि कोई सरकारी अफसर है या फिर कोई सरकारी संस्था है। तो न्यायालय जब परमादेश को जारी करता है तो इसका मतलब होता है कि न्यायालय उस सरकारी अफसर को या उस सरकारी संस्था को ये आदेश दे रहा है कि वो इस विशेष कार्य को करे या फिर इस विशेष कार्य को ना करे। मान के चलिए कोई सरकारी अफसर है और वो सरकारी अफसर अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है, यानी कि उसको जो कार्य करना चाहिए, जो उसका कर्तव्य है, जो उसकी ड्यूटी है, वो उसको नहीं कर रहा है। तो अब सर्वोच्च न्यायालय परमादेश यानी कि मैंडामस को जारी करके उस व्यक्ति को ये आदेश दे सकता है कि आप अपने इस कर्तव्य का निर्वहन करें, आप अपने इस कार्य को करें। और एक और कंडीशन मान के चलिए कि अब वो जो व्यक्ति है जो सरकारी पद को धारण किए हुए है, यानी कि एक सरकारी अफसर है, वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि वो गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से अपने कार्य को कर रहा है, वो अपने कार्य को करके लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो अब न्यायालय परमादेश को जारी करके उस व्यक्ति को उस कार्य को करने से रोक सकता है। सो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सो मान के चलिए फ्रेंड्स कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है भद्रू। अब ये जो भद्रू नाम का व्यक्ति है, इसका एक शहर में एक मकान है और भद्रू ने जो मकान बनाया है वो टोटली लीगली बनाया है, यानी कि कानूनी तरीके से बनाया है, कानून का पालन करते हुए बनाया है।
अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, शहर के जितने भी मैटर्स होते हैं, यानी कि शहर की जो व्यवस्था है वो कौन देखता है? नगर पालिका देखती है, म्युनिसिपैलिटी देखती है। सो अब फ्रेंड्स मान के चलिए म्युनिसिपैलिटी का कहना है, यानी नगर पालिका का कहना है कि ये जो मकान बना हुआ है वो गैर कानूनी तरीके से बना हुआ है और म्युनिसिपैलिटी इस मकान को गिराना चाहती है, यानी कि भद्रू के मकान को तोड़ना चाहती है। अब म्युनिसिपैलिटी ऐसा क्यों करना चाहती है? म्युनिसिपैलिटी का आरोप है कि ये मकान गैर कानूनी तरीके से बना है, लेकिन वास्तव में मकान कानूनी तरीके से बना है। तो म्युनिसिपैलिटी ऐसा इसलिए भी कर सकती है कि हो सकता है कि म्युनिसिपैलिटी के किसी अफसर की भद्रू के साथ कोई निजी दुश्मनी हो, कोई पर्सनल एनमिटी हो, इस कारण भी वो कर सकते हैं, या कोई अन्य कारण भी हो सकता है। सो अब भद्रू को पता है कि म्युनिसिपैलिटी तो मेरी बात सुनेगी नहीं, ओके, और शायद पुलिस भी ना सुने। तो अब हम सभी जानते हैं जो आश्रय का अधिकार है, यानी कि राइट टू शेल्टर है, वो एक वो एक मौलिक अधिकार है। क्यों? क्योंकि राइट टू शेल्टर राइट टू लाइफ है, यानी कि आश्रय का अधिकार जीवन का अधिकार है। यदि आपके पास आश्रय नहीं है तो आपका जीवन सुरक्षित नहीं है, और आपके बने बनाए आश्रय को कोई इस प्रकार से नहीं तोड़ सकता है। तो अब भद्रू ने क्या किया? भद्रू गया सर्वोच्च न्यायालय और भद्रू ने परमादेश रिट के तहत आवेदन दिया, यानी कि एक तरह से भद्रू ने सर्वोच्च न्यायालय में म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ केस दायर किया। अब सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा कि म्युनिसिपैलिटी के इस काम को रिव्यू करेगा, उसके इस काम की एनालिसिस करेगा, उसकी जांच करेगा, और मान के चलिए जांच करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि भद्रू का जो मकान है वो पूर्णतः कानूनी तरीके से बनाया गया था, इसमें कोई भी गैर कानूनी तत्व शामिल नहीं है, और म्युनिसिपैलिटी जबरदस्ती यानी कि बिना किसी कारण के इस मकान को तोड़ना चाहती है। तो अब सर्वोच्च न्यायालय परमादेश की रिट जारी करेगा और वो म्युनिसिपैलिटी को यह आदेश देगा कि आप भद्रू का मकान नहीं तोड़ेंगे, ओके, और सर्वोच्च न्यायालय म्युनिसिपैलिटी को भद्रू का मकान तोड़ने से रोक देगा। सो ये मतलब होता है मैंडामस या परमादेश का। नाउ फ्रेंड्स, दिस रिट कैन बी इशूड टू इम्प्लीमेंट अ पब्लिक और अ लीगल राइट एंड नॉट अ प्राइवेट राइट, यानी कि यह रिट सार्वजनिक या कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए जारी की जा सकती है, वरन निजी अधिकार के लिए नहीं। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का सीधा सीधा मतलब यह है कि इस रिट को सरकार, सरकारी संस्था या सरकारी अधिकारी के खिलाफ जारी किया जाता है, किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ, किसी निजी संस्था के खिलाफ इसको जारी नहीं किया जाता है, यानी कि इसको सिर्फ सार्वजनिक अधिकारों को लागू करने के लिए जारी किया जा सकता है, किसी निजी अधिकार को लागू करने के लिए जारी नहीं किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स, मैंडामस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट एन अथॉरिटी विच इज पुटिंग टू यूज इट्स डिस्क्रिशनरी पावर्स, यानी कि यदि संबंधित अधिकारी का कर्तव्य उसके विवेक या व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित हो तो परमादेश रिट जारी नहीं किया जाएगा। यानी कि मान के चलिए यदि कोई ऐसा सरकारी अधिकारी है जो अपने कार्य को करने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, यानी कि वो उस कार्य से संबंधित सारे के सारे निर्णय, सारे के सारे डिसीजंस स्वयं लेता है, तो उस अधिकारी के खिलाफ मैंडामस यानी कि परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। उसके बाद फ्रेंड्स, ऑल्सो इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर, यानी कि इसके अलावा इसे राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ भी जारी नहीं किया जा सकता। तो परमादेश को ना ही तो राष्ट्रपति के खिलाफ जारी किया जा सकता है और ना ही राज्यपाल के खिलाफ जारी किया जा सकता है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स प्रोहिबिजन। प्रोहिबिजन का मतलब होता है प्रतिषेध। सो आइए जानते हैं क्या मतलब है प्रोहिबिजन या प्रतिषेध का। सो दिस रिट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट अ जुडिशियल और अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, यानी कि यह रिट एक न्यायिक या एक अर्ध न्यायिक निकाय के खिलाफ जारी की जा सकती है। सो न्यायिक या अर्ध न्यायिक निकाय से क्या मतलब है? जैसे कि अधीनस्थ न्यायालय हैं, न्यायाधिकरण हैं, अधिकरण हैं, इनको कहते हैं हम न्यायिक निकाय या अर्ध न्यायिक निकाय। ओके, सो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि एक वरिष्ठ न्यायालय एक अधीनस्थ न्यायालय या किसी अधिकरण के खिलाफ इस रिट को जारी करता है। सो प्रतिषेध की जो रिट है, प्रोहिबिजन की जो रिट है, वो एक न्यायिक या अर्ध न्यायिक निकाय के खिलाफ जारी की जाती है। ओके, और इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट, ट्रिब्यूनल, ओके, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय या फिर न्यायाधिकरण। अब आइए देखते हैं आगे है क्या। सो दिस रिट इज इशूड टू एंश्योर that these bodies remain within their jurisdiction,
and if such a body takes up a case in excess of its jurisdiction, then the writ of prohibition is issued which prevents the body from proceeding with the case. यानी कि प्रतिषेध रिट मुख्यतः अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायाधिकरण को अपनी आधिकारिकता से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी किया जाता है. ओके, सो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय प्रतिषेध की रिट को अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरणों के खिलाफ इशू करते हैं, जारी करते हैं, ताकि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर ना जाएं, ताकि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामले ना लें. अब इस बात को समझाने के लिए मैं पुनः आपको एक उदाहरण देता हूँ. सो मान के चलिए फ्रेंड्स, एक सबऑर्डिनेट कोर्ट है, यानी कि एक अधीनस्थ न्यायालय है, और इस अधीनस्थ न्यायालय ने एक ऐसा केस ले लिया है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविज़न का इंटरप्रिटेशन करना है, यानी कि संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करनी है. अब कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन यानी कि संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करने का क्या मतलब होता है? इस बात का मतलब होता है कि संविधान के उस विशेष प्रावधान या उस प्रोविज़न को एनालाइज करके, उसका विश्लेषण करके, उसका अध्ययन करके उसका और गहरा मीनिंग निकालना, उसका एक डीप मीनिंग निकालना, उसका अर्थ निकालना. सो जो संविधान को इंटरप्रेट करने की पावर है, यानी कि संविधान की व्याख्या करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है. इसकी शक्ति अधीनस्थ न्यायालय के पास नहीं होती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास नहीं होती है. अब चूंकि इस केस में संविधान के किन्हीं प्रावधानों का या किसी एक प्रावधान की व्याख्या करनी है, इंटरप्रिटेशन किया जाना है, तो ये जो केस है वो इस अधीनस्थ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है, इसकी अधिकारिता से बाहर है. और इस अधीनस्थ न्यायालय ने इस केस को ले लिया है और इस केस के साथ जो इसकी प्रोसीडिंग्स हैं वो आगे चल रही हैं, यानी कि एक केस आगे चल रहा है. तो अब यदि ये बात सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय तक पहुंचती है तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध की रिट को जारी करेगा और इस अधीनस्थ न्यायालय को केस के साथ आगे बढ़ने से रोक देगा और इस केस को अपने हाथों में ले लेगा. यानी कि प्रतिषेध की रिट जारी करके सर्वोच्च न्यायालय सबसे पहले तो इस अधीनस्थ न्यायालय को रोक देगा कि अब वो इस केस के साथ आगे ना बढ़े, और उसके बाद वो उस केस को अपने हाथ में ले लेगा. सो ये मतलब होता है प्रोहिबिशन का. उसके बाद आती है फ्रेंड्स सर्चुअरी. सो सर्चुअरी का मतलब होता है उत्प्रेषण. सो अब सवाल ये उठता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्चुअरी, यानी कि उत्प्रेषण का अर्थ क्या है. So it is similar to prohibition except that it is issued to quash a judgment, direction or order issued by a judicial or a quasi-judicial body in excess of their jurisdiction. यानी कि यह प्रतिषेध के समान है, सिवाय इसके कि यह न्यायिक या अर्ध न्यायिक निकाय द्वारा उसके क्षेत्राधिकार से अधिक के किसी निर्णय, निर्देश या आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है. अब क्या मतलब है इस बात का? सो हम अपने पिछले उदाहरण से मदद लेते हैं ताकि मैं आपको इस बात को समझा सकूं. सो फ्रेंड्स, हमारे पिछले उदाहरण में क्या हुआ था कि एक अधीनस्थ न्यायालय ने, यानी कि एक सबऑर्डिनेट कोर्ट ने एक ऐसा मामला ले लिया था जिसमें संविधान का व्याख्या करना था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन किया जाना था, और ये चीज़ जो है वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है. अब प्रोहिबिशन के केस में क्या हो रहा था? प्रोहिबिशन के केस में क्या हो रहा था कि केस अभी चल रहा था, यानी कि निर्णय नहीं आया था, न्यायालय ने निर्णय नहीं दिया था, केस चल रहा था. तो ऐसे केस में सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? प्रोहिबिशन की रिट जारी करता है, यानी कि प्रोहिबिशन की रिट जारी करता है, यानी कि प्रतिषेध की रिट जारी करता है और अधीनस्थ न्यायालय को उस केस के साथ आगे बढ़ने से ही रोक देता है. लेकिन अब एक दूसरी कंडीशन इमेजिन कीजिए कि यदि अधीनस्थ न्यायालय ने, यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने पहले ही निर्णय दे दिया है, यानी कि कोर्ट जो केस था वो केस खत्म हो चुका है, केस पर निर्णय आ चुका है, अधीनस्थ न्यायालय ने, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने उस केस पर पहले ही अपना निर्णय सुना दिया है. तो अब सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? सो अब सर्वोच्च न्यायालय उत्प्रेषण यानी कि सर्चुअरी की रिट को जारी करेगा और इस रिट को जारी करके जो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने दिया था उस निर्णय को रद्द कर देगा, उस निर्णय को
खत्म कर देगा, उस निर्णय को नलीफाई कर देगा और उस निर्णय को रद्द करके इस केस को अपने हाथों में ले लेगा और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय संविधान का इंटरप्रिटेशन करके, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करके इस केस पर स्वयं निर्णय देगा। सो ये मतलब होता है उत्प्रेषण का। उसके बाद आता है फ्रेंड्स को वारंटो यानी कि अधिकार पृच्छा। सो क्या मतलब होता है को वारंटो या अधिकार पृच्छा का? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिट? इस रिट का क्या अर्थ है? सो इट लिटरली मीन्स व्हाट इज योर अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स क्वालिफिकेशन। सो इसका शाब्दिक अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है, यानी कि आपकी योग्यता क्या है। सो आइए डिस्कस करते हैं ताकि हम इस रिट को भी अच्छे से समझ सकें। नाउ फ्रेंड्स, सवाल आता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इशूइंग दिस रिट, यानी कि इस रिट को जारी करने का उद्देश्य क्या है। So the purpose of issuing this writ is to ensure that a person holding a public office or is competent or qualified to hold that office or not। यानी कि यह रिट किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को उस पद के धारण करने से रोकना है जिसे धारण करने के लिए उसके पास कोई वैध अधिकार नहीं प्राप्त है। सो क्या मतलब है इस बात का? सो इसे मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। सो मान के चलिए फ्रेंड्स, एक सार्वजनिक पद है, यानी कि सरकार के अधीन एक पद है, या फिर हम सीधी भाषा में कहें तो एक सरकारी पद है, यानी कि गवर्नमेंट के अधीन एक पोस्ट है, गवर्नमेंट के अंडर में एक पोस्ट है, यानी कि एक सरकारी नौकरी है या एक सरकारी पद है। अब हर सरकारी पद की या किसी भी पद के लिए कुछ योग्यता होती है, कुछ क्वालिफिकेशन होती है, और जब तक कोई व्यक्ति उस योग्यता को प्राप्त नहीं करता, उस क्वालिफिकेशन को प्राप्त नहीं करता, तब तक वो व्यक्ति उस पद पर नहीं बैठ सकता, तब तक वो व्यक्ति उस पद को धारण नहीं कर सकता। ओके, सो फ्रेंड्स, अधिकार परीक्षा में क्या होता है कि न्यायालय इस बात को चेक करता है कि जो व्यक्ति किसी सरकारी पद पर बैठा हुआ है, क्या वो उस पद पर बैठने के योग्य है या नहीं, क्या उसके पास उस पद पर बैठने लायक क्वालिफिकेशन, योग्यता है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह व्यक्ति इस पद के लायक योग्यता नहीं हो, उसके पास वो इस पद के योग्य नहीं हो, वो इस पद के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति उस पद के लिए क्वालिफाइड नहीं होता है, योग्य नहीं होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंटो की रिट को जारी करता है और उस व्यक्ति को उस पद से हटा देता है। अब फ्रेंड्स, इसके साथ सारी रिट्स खत्म होती हैं। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को रिट इशू करने की शक्ति देता है, और बिल्कुल उसी प्रकार अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को यानी कि हाई कोर्ट्स को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आइए हम कंपेयर करते हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट under Article 32, Supreme Court can issue writ only for the enforcement of fundamental rights and not for other legal rights। यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है, ना कि अन्य कानूनी अधिकारों के लिए। सो क्या मतलब हुआ इस बात का? सो इस बात का ये मतलब है कि मान के चलिए यदि किसी व्यक्ति के किसी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, तो अब सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार के हनन के मामले में ही सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। लेकिन अब मान के चलिए कि यदि किसी व्यक्ति के साधारण कानूनी अधिकार का या साधारण विधिक अधिकार का हनन हुआ है। साधारण कानूनी अधिकार कौन से अधिकार होते हैं? वो अधिकार जो देश की संसद ने या किसी राज्य की विधानसभा ने यानी कि पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने हमें कानून बनाकर दिए होते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति का ऑर्डिनरी लीगल राइट या फिर साधारण कानूनी अधिकार का हनन हुआ है, तो ऐसे मामले में सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन के लिए, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए रिट जारी कर सकता है। साधारण कानूनी अधिकारों यानी कि ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के वायलेशन के लिए रिट जारी नहीं कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट नॉट ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ अदर लीगल राइट्स। यानी कि उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। सो क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब हुआ कि यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन हुआ है तो भी उच्च न्यायालय
रिट जारी कर सकते हैं। और उसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के साधारण कानूनी अधिकार का हनन हुआ है तो भी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं। यानी कि भले ही किसी व्यक्ति के साधारण कानूनी अधिकार का हनन हुआ हो या फिर उसके मौलिक अधिकार का हनन हुआ हो, यानी कि चाहे उसके ऑर्डिनरी लीगल राइट का वायलेशन हुआ हो, चाहे उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ हो, दोनों ही मामलों में उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। तो पहला डिफरेंस ये है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करता है। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय तो एक ही है। ओके। और सर्वोच्च न्यायालय साधारण विधिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी नहीं करता है, बल्कि जो उच्च न्यायालय हैं वो मौलिक अधिकार और साधारण विधिक अधिकार दोनों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। तो यहां पर उच्च न्यायालय को अधिक शक्ति प्राप्त है। उसके बाद फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस ड्यूटी ऑन सुप्रीम कोर्ट टू एनफोर्स अ फंडामेंटल राइट इफ फाउंड वायलेटेड। यानी कि यदि किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो तो उच्चतम न्यायालय का यह कर्तव्य होता है कि वह उसके अधिकार को लागू करवाए। यानी कि मान के चलिए यदि किसी व्यक्ति के किसी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है और यदि वो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जाकर केस दर्ज करता है, तो अब इस केस में सर्वोच्च न्यायालय पर यह संवैधानिक कर्तव्य है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि उसको उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार को लागू करवाना ही होगा। ये सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है। सर्वोच्च न्यायालय इससे मुकर नहीं सकता, वो कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा सकता, उसको मौलिक अधिकार को लागू करवाना ही होगा। लेकिन हाई कोर्ट्स के साथ ऐसा नहीं है। सो देयर इज नो सच कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑन हाई कोर्ट्स टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स। यानी कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्च न्यायालयों पर ऐसी कोई संवैधानिक कर्तव्य नहीं है। यानी कि मान के चलिए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ और वो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय ना जाकर उच्च न्यायालय चला गया। अब फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय पर ऐसा कोई भी संवैधानिक कर्तव्य नहीं है कि उसको उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार को लागू करवाना ही है। यानी कि यदि उच्च न्यायालय की मर्जी होगी तो वो लागू करवाएगा, मर्जी नहीं होगी तो वो लागू नहीं करवाएगा। यानी कि यदि उच्च न्यायालय चाहे तो वह स्वयं उस अधिकार को लागू करवाए, और यदि वो चाहे तो वो व्यक्ति को कोई और तरीका बता दे जिससे कि उसका मौलिक अधिकार लागू हो जाए। ओके। यानी कि उसके पास कोई ऐसा कर्तव्य नहीं है, वो बाध्य नहीं है मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए, परंतु सर्वोच्च न्यायालय बाध्य है। ओके। उसके बाद फ्रेंड्स, तीसरा डिफरेंस है कि जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एक्सटेंड्स ओवर होल इंडिया, बट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 इज टेरिटोरियली लिमिटेड। यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार पूरे भारत में है, परंतु अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों का क्षेत्र अधिकार क्षेत्रीय रूप से सीमित है। क्या मतलब है इस बात का? डेफिनेटली हम जानते हैं पूरे भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय है। जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, उसका क्षेत्राधिकार पूरे भारत में है, यानी कि वो पूरे भारत में कहीं से केस ले सकता है और पूरे भारत के लिए निर्णय दे सकता है। परंतु जो उच्च न्यायालय होते हैं यानी कि हाई कोर्ट्स होते हैं, उनका जो क्षेत्राधिकार है, उनका जो जुरिस्डिक्शन है, वो क्षेत्रीय रूप से सीमित होता है। जैसे कि यदि हम बात करें जबलपुर हाई कोर्ट की, तो जो जबलपुर उच्च न्यायालय है उसका क्षेत्राधिकार क्या है? उसका क्षेत्राधिकार है मध्य प्रदेश राज्य, यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट। तो जबलपुर न्यायालय का क्षेत्राधिकार सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश स्टेट है। फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। उसके बाद आता है जुडिशियल रिव्यू या फिर न्यायिक समीक्षा। अब सवाल उठता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है? जुडिशियल रिव्यू मीन्स द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स टू डिक्लेयर एन एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वाइड इफ द एक्शन वायलेट्स वन और मोर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि न्यायिक समीक्षा का अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की कार्यपालिका या विधायिका की कार्रवाई को असंवैधानिक या शून्य घोषित करने की शक्ति यदि वह कार्रवाई संविधान के एक या अधिक प्रावधानों का उल्लंघन करती हो। क्या मतलब है इस बात का? मान के चलिए फ्रेंड्स, मान के चलिए यदि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका ऐसा कोई भी काम करती है जो
संविधान के एक या उससे अधिक प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। यानी कि एग्जीक्यूटिव ऐसा कोई भी काम करे जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक या उससे अधिक प्रोविजन को वायलेट करता हो। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय को एवं उच्च न्यायालयों को अधिकार प्राप्त है कि वो कार्यपालिका के इस कार्य की समीक्षा करें, यानी कि उसकी न्यायिक समीक्षा करें, उसका जुडिशियल रिव्यू करें, यानी कि चेक करें कि क्या वह कार्य वास्तव में संविधान का उल्लंघन करता है या नहीं, और यदि वह कार्य संविधान का उल्लंघन करता हो तो उस कार्य को अवैध घोषित कर दें, असंवैधानिक घोषित कर दें और उसके प्रभाव को शून्य कर दें। बिल्कुल उसी प्रकार मान के चलिए कि यदि विधायिका कोई कानून बनाती है, जैसे कि देश का संसद, तो यदि देश का संसद कोई कानून बनाता है और देश का संसद कोई कानून बनाता है और मान के चलिए वो जो कानून है वो संविधान के एक या उससे अधिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के एक या उससे अधिक प्रोविजंस को वायलेट करता है। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है कि सुप्रीम कोर्ट उस लॉ का, उस कानून का न्यायिक समीक्षा कर सके, जुडिशियल रिव्यू कर सकें, और उस कानून की न्यायिक समीक्षा करके सर्वोच्च न्यायालय क्या जांचेगा कि क्या वास्तव में ये कानून संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है या नहीं, और यदि वह जो कानून है संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उस कानून को शून्य घोषित कर दिया जाएगा, असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यायिक समीक्षा को न्यायिक पुनरावलोकन भी कहा जाता है, और चूंकि न्यायिक पुनरावलोकन टेक्निकल वर्ड है न्यायिक समीक्षा के लिए, इसलिए आप लोग अपने एग्जाम्स में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द ही यूज़ करें। बकाया आप इसे न्यायिक पुनरावलोकन भी कह सकते हैं या न्यायिक समीक्षा भी कह सकते हैं, लेकिन एग्जाम्स में आप लोग पुनरावलोकन शब्द का ही इस्तेमाल करें। अब फ्रेंड्स इस चीज़ को समझाने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल से सहारा ले सकते हैं, जैसे कि NJAC। NJAC का क्या मतलब है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का मतलब होता है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। फ्रेंड्स क्या हुआ कि देश की संसद NJAC यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेके आई, और NJAC का जो उद्देश्य था वो क्या था कि NJAC के थ्रू सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करना चाहती थी। और न्यायाधीशों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करके न्यायालय की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया जा सकता था। और चूंकि न्यायालय की जो स्वतंत्रता है यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, वो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो इस आधार पर NJAC को क्या किया गया? NJAC को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया। NJAC भी क्या था? एक तरह से संसद का एक कानून था। तो जब सर्वोच्च न्यायालय ने इसका जुडिशियल रिव्यू किया, इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि NJAC के थ्रू न्यायालय की स्वतंत्रता को कम किया जा सकता है, उसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है, और जो कि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने NJAC को अवैध घोषित कर दिया। बिल्कुल उसी प्रकार से जो सेक्शन 66 कैपिटल ए था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का धारा 66 का, इसको भी सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया था। और सेक्शन 66 कैपिटल ए क्या है, तो इसको मैंने पिछले लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है, तो आप जाकर पिछले लेक्चर्स में इसको ढूंढ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जुडिशियल रिव्यू इज मोस्टली इम्प्लिसिटली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन ज़्यादातर अप्रत्यक्ष रूप से संविधान में दिया गया है। इसको संविधान में अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया है या परोक्ष रूप से दिया गया है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि संविधान में इसको सीधे सीधे नहीं लिखा गया है, बल्कि संविधान के जो प्रावधान हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को देते हैं एवं उच्च न्यायालयों को देते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स कोर्ट्स कैन डू जुडिशियल रिव्यू बाय द पावर ऑफ कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड 226, यानी कि न्यायालय अनुच्छेद 32 और 226 के तहत प्रदान की गई शक्ति द्वारा न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 और 226 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट्स को यानी कि उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
अब यदि न्यायालय को रिट जारी करनी है तो न्यायालय को रिट जारी करने से पहले सबसे पहले इस बात की जांच करनी होगी कि क्या कार्यपालिका और विधायिका का कोई कार्य गलत है या सही है, वो असंवैधानिक तो नहीं है, वो किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन तो नहीं करता। और इस बात की जांच करने के लिए न्यायालय को सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू करना होगा, यानी कि न्यायिक समीक्षा करनी होगी। सो रिट जारी करने से पहले न्यायालय को जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता होती है। इसलिए यह शक्ति भी परोक्ष रूप से आर्टिकल 32 और 226 ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को दी हुई है। However, Article 13 explicitly confers the power of judicial review on the court, यानी कि हालांकि अनुच्छेद 13 स्पष्ट रूप से न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। सो जो आर्टिकल 13 है वो स्पष्ट तौर पे यानी कि डायरेक्टली सीधे शब्दों में न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को जुडिशियल रिव्यू की यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 13 क्या है? तो अनुच्छेद 13 मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, यानी कि ऐसा कोई भी कानून जो संविधान के बनने के पहले बनाया गया हो या संविधान के बनने के बाद बनाया गया हो, यदि वो किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उस कानून को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। सो डेफिनेटली यदि उस कानून को अवैध घोषित किया जाना है तो उसका सबसे पहले न्यायिक पुनरावलोकन करना पड़ेगा, उसकी न्यायिक समीक्षा करनी होगी, उसका जुडिशियल रिव्यू करना होगा। और यदि ये पाया जाता है कि वास्तव में वो जो कानून है वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उस कानून को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। Now friends, the power of judicial review can also be seen implicitly in the following concepts, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित अवधारणाओं में भी देखा जा सकता है। तो कौन कौन से वो कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन कौन सी वो अवधारणाएं हैं या प्रिंसिपल्स हैं, डॉक्ट्रिन्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को न्यायिक पुनरावलोकन की या फिर जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करते हैं। सबसे पहले आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी कि सीमित सरकार का सिद्धांत। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधि का शासन। चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी कि नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत, और इत्यादि, यानी कि ऐसे और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूं कि कैसे ये जो सिद्धांत हैं ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की यानी कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति देते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत में लिमिटेड गवर्नमेंट है, यानी कि सीमित सरकार है। लिमिटेड गवर्नमेंट या सीमित सरकार का क्या मतलब होता है कि जहाँ पर सरकार की जो शक्तियाँ हैं वो अनलिमिटेड ना हो, आर्बिट्ररी ना हो, यानी कि असीमित ना हो और स्वेच्छाचारी ना हो, यानी कि सरकार जो चाहे वो ना कर सके। सरकार को कुछ नियमों के हिसाब से काम करना पड़े, सरकार को संविधान के नियमों के हिसाब से काम करना पड़े। अब मान के चलिए कि सरकार यदि ऐसा कोई काम करती है जो कि स्वेच्छाचारी है, जो आर्बिट्ररी है, तो अब सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा कि सर्वोच्च न्यायालय उस कार्य की न्यायिक पुनरावलोकन करेगा, उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा, और उसका जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन करके सर्वोच्च न्यायालय इस बात की जांच करेगा कि क्या वास्तव में सरकार का यह कार्य स्वेच्छाचारी है या नहीं। और यदि सर्वोच्च न्यायालय सरकार के उस कार्य को स्वेच्छाचारी पाता है तो सरकार के उस कार्य को अवैध एवं शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय इस बात को देखेगा कि जो सरकार है वो सीमित रहे, वो असीमित ना हो जाए, यानी कि वो लिमिटेड रहे, अनलिमिटेड ना हो जाए। बिल्कुल उसी प्रकार से डॉक्ट्रिन ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत। ये कैसे? तो मान के चलिए कि जो संसद है वो कोई ऐसा कानून बनाती है, संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि संविधान के किसी एक या उससे अधिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी एक या ज़्यादा प्रोविजंस को वायलेट करता है। अब इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? जुडिशियल रिव्यू करेगा, न्यायिक पुनरावलोकन करेगा, और न्यायिक पुनरावलोकन करके सर्वोच्च न्यायालय इस बात को जांच करेगा कि वास्तव में यह कानून संविधान का उल्लंघन करता है या नहीं।
और यदि वह कानून संविधान का उल्लंघन करता होगा तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित कर देगा। तो बिल्कुल उसी प्रकार से फ्रेंड्स, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, विधि का शासन और नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत और ऐसे ही कई अन्य सिद्धांत भी सर्वोच्च न्यायालय को एवं उच्च न्यायालयों को यानी कि सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर देते हैं। उसके बाद जुडिशियल रिव्यूज अप्लाइड बाय कोर्ट आफ्टर द एक्ट हैज़ बीन कमिटेड, यानी कि कार्य पूरा होने के बाद न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की जाती है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि जब जो देश की संसद है वो एनजेएसी को यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को बना रही थी, तो उस समय एक व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर की यानी कि पीआईएल फाइल की, और उस पीआईएल को फाइल करके उस व्यक्ति ने बोला कि संसद एनजेएसी को बना के न्यायालय की स्वतंत्रता को भंग करना चाहती हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभी वास्तव में कानून बना नहीं है, अभी वो बिल है और अभी उसको पास किया जा रहा है, तो जब कानून बन जाए तब आप पुनः हमारे पास आना, अभी जब तक ये बना नहीं है तब तक हम इसको अवैध घोषित नहीं करेंगे, जब आप अभी बन जाए तो आप पुनः हमारे पास आना। तो जब एनजेएसी कानून बन के तैयार हो गया तो पुनः एक केस फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, एक पीआईएल लगाई गई, और फिर उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने एनजेएसी को अवैध घोषित कर दिया कि ये न्यायालय की स्वतंत्रता में बाधक बन सकता है, इसलिए इस आधार पर इसको अवैध घोषित किया जाता है। यानी कि न्यायालय तब तक न्यायिक पुनरावलोकन नहीं करता है जब तक कार्य पूरा ना हो गया हो, और एक बार कार्य पूरा हो गया, जैसे कि यदि एक बार कानून बन गया उसके बाद उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स, ऑर्डिनरीली कोर्ट्स अप्लाई जुडिशियल रिव्यू ऑन द बेसिस ऑफ पिटीशन फाइल्ड, यानी कि आमतौर पर अदालत याचिका के आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन करती हैं। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि न्यायालय स्वतः सुओ मोटो अपने आप से न्यायिक पुनरावलोकन नहीं करते। यदि कोई और व्यक्ति आके न्यायालय में केस फाइल करते हैं या फिर पीआईएल फाइल करते हैं, तो उस जनहित याचिका या केस के आधार पर जो कोर्ट है वो न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन करता है। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके क्या लाभ हैं। जुडिशियल रिव्यू हैज हेल्प द जुडिशरी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द पॉसिबल एनक्रोचमेंट ऑन इट्स पावर बाय एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर विच इज एसेंशियल फॉर द जुडिशरी टू मेंटेन इट्स न्यूट्रलिटी, यानी कि न्यायिक समीक्षा ने न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका द्वारा उसकी शक्ति पर संभावित अतिक्रमण से बचाने में मदद की है, जो न्यायपालिका की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए परम आवश्यक है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि मान के चलिए यदि कार्यपालिका एवं विधायिका यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर यदि न्यायपालिका से उसकी किसी शक्ति को छीनना चाहते हैं, उसकी किसी शक्ति पर अतिक्रमण करना चाहते हैं, तो ऐसी अवस्था में न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन करके, जुडिशियल रिव्यू करके अपनी शक्ति को बचा सकता है। ओके, और ये चीज़ न्यायालय की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए परम आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पर भी हम एनजेएसी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो विधायिका है यानी कि पार्लियामेंट है, वो एनजेएसी बना के क्या करना चाहती थी कि जजेस का जो अपॉइंटमेंट है यानी कि जजेस की जो नियुक्ति होती है उसको कंट्रोल करना चाहती थी, उसको नियंत्रण करना चाहती थी, और न्यायाधीशों की नियुक्ति को नियंत्रित करके वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भंग करना चाहती थी। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है? एक तरह से उसकी शक्ति है। ओके, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता उसकी निष्पक्षता के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। तो जो संसद है वो क्या चाहती थी? वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भंग करना चाहती थी, उसकी स्वतंत्रता को कम करना चाहती थी। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? इस चीज़ का न्यायिक पुनरावलोकन किया, और जब इस चीज़ का जुडिशियल रिव्यू किया तो सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि ये जो कानून है ये न्यायालय की इंडिपेंडेंस को यानी न्यायालय की स्वतंत्रता को कम करता है, उसको भंग करता है, और न्यायालय की स्वतंत्रता भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है।
यानी कि उसके मूल ढांचे का हिस्सा है। और चूंकि वो उसके मूल ढांचे का हिस्सा है, तो संसद को ये शक्ति प्राप्त नहीं है कि वो इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संवैधानिक संशोधन द्वारा भी इसको न्यायालय से छीन सके। और इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने एनजेएसी को अवैध घोषित कर दिया और अपनी उसकी न्यायालय की शक्ति पर जो अतिक्रमण किया गया था उससे अपने आप को बचा लिया। सो इस बात का ये मतलब है कि न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय के हाथ में एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से न्यायालय अपनी शक्तियों को कार्यपालिका और विधायिका से बचा के रखता है। उसके बाद फ्रेंड्स, जुडिशियल रिव्यू ऑल्सो हेल्प्स द कोर्ट टू एंश्योर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बैलेंस ऑफ पावर अमंग द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ स्टेट एंड फंडामेंटल राइट्स एटसेट्रा। यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन अदालत को संविधान की सर्वोच्चता, राज्य के तीनों अंगों के बीच शक्ति का संतुलन, शक्ति का पृथक्करण, कानून का शासन, मौलिक अधिकार और ऐसे ही कई अन्य सिद्धांतों को बनाए रखने में मदद करता है। सो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा का इस्तेमाल करते हुए, न्यायिक समीक्षा का या न्यायिक पुनरावलोकन का इस्तेमाल करते हुए संविधान की सर्वोच्चता, राज्य के तीनों अंगों के बीच शक्ति पृथक्करण, शक्ति का संतुलन, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, कानून का शासन यानी कि विधि का शासन, मौलिक अधिकार, इन सब का संरक्षण करता है। ओके, सो क्या मतलब है इस बात का? इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए, यदि देश की संसद ऐसा कोई भी कानून बनाती है जो किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे, ऐसी अवस्था में सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है कि वो उस कानून का न्यायिक पुनरावलोकन करे, यानी कि जुडिशियल रिव्यू करे। और न्यायिक पुनरावलोकन में यदि सर्वोच्च न्यायालय यह पाता है कि यह कानून किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित कर देगा। ओके, इस प्रकार से न्यायिक पुनरावलोकन का इस्तेमाल करते हुए सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। बिल्कुल उसी प्रकार से वो विधि का शासन, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्ति का संतुलन, संविधान की सर्वोच्चता, इन सभी चीज़ों की रक्षा करता है। तो आप एक प्रकार से ये मान सकते हैं कि जो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है वो सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र है। और इस ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से सर्वोच्च न्यायालय देश में संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय राज्य के तीनों अंगों के बीच शक्ति के संतुलन की रक्षा करता है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की रक्षा करता है, विधि के शासन की रक्षा करता है और अंततः सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत की मदद से मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स, मिनर्वा मिल केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की घोषणा की कि न्यायिक समीक्षा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। मिनर्वा मिल केस 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की घोषणा कर दी कि अब जो न्यायिक समीक्षा है वो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। ओके, यानी कि वो हमेशा से ही संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा रहा है। क्यों? ओके, और इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है क्योंकि यह न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। देश की संसद यानी कि देश की संसद संवैधानिक संशोधन करके भी, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके भी न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान से बाहर नहीं कर सकती। यानी कि देश की संसद को किसी भी प्रकार से न्यायिक पुनरावलोकन को या जुडिशियल रिव्यू को संविधान से हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। चाहे वह साधारण कानून बनाए, चाहे वो संविधान में संशोधन करे, वो किसी भी प्रकार से न्यायिक समीक्षा को या न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान से नहीं हटा सकती। फ्रेंड्स, इस पूरे डिस्कशन के आधार पर हम ये बता सकते हैं, हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि जो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है या जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए, इस शक्ति का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय इस बात को देखता है कि जो राज्य के तीनों अंग हैं उनके बीच शक्ति का संतुलन बना हुआ है या नहीं, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत को सही से फॉलो किया जा रहा है या नहीं। न्यायिक पुनरावलोकन या
जुडिशियल रिव्यू का जो सिद्धांत है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपने लेक्चर को एंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस चैनल के बारे में कम से कम ऐसे 10 लोगों को बताएं जो यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हों। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।